जय हिंद, नमस्कार से आप सभी साथियों को। मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने इस प्यारे से एमपी एग्जाम के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आप सभी को पता है कि हमने अभी मतलब 24 तारीख से आपका जो है तो हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके लिए मेनली हम आज एक मैथ का वन शॉट रिवीजन लेके आए हैं, जिसमें हम मैथ के सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं सारे चैप्टर्स का मैं मतलब रिवीजन कराने का मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारे के सारे चैप्टर मैं आपको करा सकूँ। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम वन शॉट रिवीजन पहला तो इसमें पढ़ने वाले हैं, और इसमें एक्स्ट्रा हम क्या करने वाले हैं, आपके पास जो इसमें सबसे मेनली याद रखना है कि इसमें जो ये चैप्टर लिखा हुआ है वो चैप्टर हमारे हॉस्पिटल असिस्टेंट के नहीं है, ठीक है। ये एआई के द्वारा बनाया गया थंबनेल है, इसलिए थोड़ा सा इसमें गलती है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो चैप्टर कवर लिखा है ये सारे चैप्टर नहीं है हमारे में कौन सा चैप्टर है? पहला तो हमारे में है एक बहुपद बहुपद है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? द्विघात रैखिक समीकरण है। तीसरा हमारे पास क्या है? सांख्यिकी है। फिर प्रायिकता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद एपी श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी हमारे में है। समांतर श्रेणी के बाद फिर मैं बात करूं तो और भी चैप्टर हैं, एक एक करके हम सारे के सारे चैप्टर के बारे में हम कवर करते जाएंगे और सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। वर्ग है, आयत है, क्षेत्रफल, आयतन निकालने के लिए है, 3D डायमेंशन के बारे में है। तो हम सब कुछ एक एक करके सब कुछ वर्णन करने वाले हैं। बस आप वीडियो पे बने रहिए भाई, लगातार बने रहिए, और हम सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बस एकदम से थोड़ा सा बना के रखिए, अपने संतुलन को बना के रखिए, और हम सारे के सारे क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूं, और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं वो सबसे पहली चीज़ क्या है? एक छोटी चीज़ है, आप सभी को पता है। सबसे पहला क्या पता है कि सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास एक समीकरण होता है, और वो समीकरण क्या होता है? आप सबने पढ़ा, मेनली इस समीकरण का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी बराबर का जीरो, ऐसा समीकरण एक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का ये। अब देखो, इसमें से एक पूछा जाएगा। मान लो आपके पास लिखा है एक एक पदी बहुपद। कौन सा? एक पदी। एक पदी क्या होता है? एक पदी और एक घातीय में अंतर है, याद रखना। एक घातीय लिखा हो, द्विघाती लिखा हो, तीन घाती लिखा हो। एक घाती हो गया, मैं यहाँ पे द्विघाती पढ़ूं, ठीक है। द्विघाती में पढ़ूं, इसके बाद मैं क्या पढ़ूं? त्रिघाती पढ़ूं। क्या पढ़ूं? त्रिघाती पढ़ूं। त्रिघाती पढ़ूं मैं। तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम से पूछा जाएगा कि बताइए ये कितने पदीय बहुपद है ना। तो सबसे छोटी चीज़ है, देखो मैं इसमें एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास सबसे पहले जब एक पदी लिखा हो, पदी का मतलब क्या होता है कि बहुपद कितने पदों में है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए कोई सा मैंने पद लिखा, मैंने लिखा 5x² प्लस का 3x प्लस का 2 और बराबर का 0। अब इसमें लिखा है कि बहुपद कितने पदी है, मतलब बहुपद कितने पदों में है। तो आप यहाँ पे देखो, घात अलग है, पद तो एक पद, दो पद, तीन पद। बहुपद कितने पदों में है? बहुपद त्रिपदी है। मैं यहाँ पे लिख दूं 3x, मैंने लिखा तो बहुपद कितने पदी है? एक पदी। भले इसमें स्क्वायर लगा हो या क्यूब लगा हो, एक पद है इसलिए ये एक पदी है। मैंने और लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो 9x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x² और प्लस का x और प्लस का 6। अब बताओ ये बहुपद कितने पदी है? ध्यान दो, 1 2 3 4 5। बहुपद में टोटल कितने पद हैं? बहुपद में टोटल हमारे पास 5 पद हैं, अतः यह बहुपद कितने पदी है? 5 पदी है। तो आपको पद याद रखना है, कितने पदी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिए अब हम आते हैं एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। अब भाई साहब एक घातीय, सबसे पहले हम चलते हैं कि एक घातीय क्या होता है। तो एक घातीय हम देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक घातीय सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं? एक घातीय। आपसे पूछा जाएगा एक घातीय व्यंजन बताइए कौन सा है या नहीं, या फिर बहुपद कितने। एक घातीय का मतलब है, जैसे आपके पास लिखा हो कि 3x+2। हम देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर कितनी लगी है इसमें। जो पावर जितनी लगी होगी वो बहुपद उतने घातीय होगा। देखो x की पावर कुछ नहीं मतलब एक, और ये तो अचर राशि अपने आप में है।
सबसे बड़ी पावर कितनी है? एक, इसलिए ये कितना पादी हो जाएगा? ये बहुपद हो जाएगा एक घाती। घाती पढ़ रहे हैं, घात एक है, मतलब ये कैसा कहलाएगा? एक घाती। और कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है 5x + 9 = 0 हो। देखो x की पावर कुछ नहीं, मतलब एक मानी जाती है, इसलिए कैसा घाती है? ये एक घाती है। और आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम द्विघाती। द्विघाती किसे कहते हैं? आपके पास आता है द्विघातीय, ठीक है, ध्यान से समझने का एक बार ट्राई कीजिएगा। आपके पास आता है द्विघाती बहुपद। क्या होता है द्विघाती बहुपद? क्या होता है? जिसकी घात 2 हो। क्वेश्चन लिखा हो 3x² प्लस का 3x प्लस का 4 बराबर का 0। सबसे बड़ी घात कितनी है? इस सवाल में सबसे बड़ी घात कितनी है? आप ये देखो, तो सबसे बड़ी घात है 2, इसलिए ये बहुपद किस कैसा हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा। और मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं और लिख देता हूं, मैंने लिख दिया क्या? 9x² प्लस का 3x और प्लस का 4 मैंने लिख दिया बराबर 0। बताओ बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी? 2, इसलिए कैसा बहुपद? द्विघाती। अच्छा, और लिखा हो ये 3x² प्लस का 4 9 लिखा हो और बराबर 0। अब बताओ बहुपद कितने घाती है? तो बड़ी घात कितनी है बाबूजी? 2, इसलिए कैसा घाती बहुपद? द्विघाती। मतलब 2 घात है तो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा द्विघाती। अब हम आते हैं त्रिघाती। कैसा? त्रिघाती में आते हैं। त्रि को ऐसा भी लिखा जाता है, कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, याद रखो। त्रिघाती ऐसा, और कई जगह पे त्रिघाती ऐसा भी लिखा जाता है, तो कैसा भी लिखा हो समझना है। तो त्रिघाती कैसा कहलाता है भाई साहब? घात 3 लगी हो। 3x³ प्लस 9x² प्लस का 9x प्लस का 2 = 0। देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? इसमें सबसे बड़ी घात है 3, ये कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिघातीय हो जाएगा। और मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा 3x² प्लस का 4x प्लस का 2 = 0। देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात 3 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कि त्रिघाती बहुपद है ना। तो ये चीजें समझना है आपको। ये चीज जब समझोगे ना तो सारे के सारे सवालों को आप कर पाओगे। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। अभी पूछा जाएगा बहुपद की घात बताइए। आज से पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बहुपद की घात बताइए। सवाल कुछ भी लिखा हो सकता है। 4x⁴ प्लस का 9x3 प्लस का 4x² प्लस का 2x और प्लस का 9 = 0। अब बहुपद की घात पूछता है तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। देखो सबसे बड़ी घात यहाँ पे है क्या? 4। तो बहुपद का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। ये चीज समझना है। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको समझना है भाई, और आप सवालों का क्या कर पाएंगे? बहुत शानदार तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अभी हम और चलते हैं, थोड़ा सा आगे स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पे कुछ चीजें पूछी जाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि लाइन कैसी हो। मतलब आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि लाइनें अगर आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। पहला, लाइनें यदि आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्रॉस करती हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कि लाइनें यदि क्या हों? समांतर हों। लाइनें क्या हों? लाइनें क्या हों? समांतर हों। तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा कि लाइन क्या हो? एक के ऊपर एक हो। एक लाइन ये, दूसरी लाइन भी मैं बना दूं इसी के ऊपर। ये लो, अब बताओ ये बिंदु ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इसको हमने क्या बोला? लाइनें क्या थी? जब एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। काटने का मतलब क्या होता है? काटने का मतलब क्या होता है? लंबवत। लाइनें क्या है? एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक दूसरे के लंबवत। एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ पे लाइनें क्या है? समांतर। कैसी हैं लाइनें? यहाँ पे कैसी हैं? समांतर हैं। और यहाँ पे कैसी हैं? लाइनें एक दूसरे के ऊपर है। कहाँ पे काट रही हैं? हर जगह पे काट रही, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है तो हर जगह पे काट रही हैं। ठीक है, ऐसा करके समझना है इसको। जब लाइनें लंबवत होंगी, जब लाइनें लंबवत होंगी तो कैसा समीकरण बनता है? जब लाइनें लंबवत होती हैं तो इसमें केवल एक सॉल्यूशन बनता है। कैसा? केवल और केवल एक सॉल्यूशन बनता है। मैं इसको लिख सकता हूं वन सॉल्यूशन। कैसा? एक सॉल्यूशन मतलब एक हल। और एक हल को ही हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा? एक हल को। एक हल को हमने पढ़ा है अद्वितीय हल। क्या पढ़ा है? अद्वितीय हल। समीकरण का कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो अद्वितीय हल में हमारा समीकरण कैसा बनेगा? ये चीज समझना। द्वितीय समीकरण में जब हल ना हो, समीकरण कैसा बनेगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा तो ये हमारा क्या बनेगा? ये पूरा एक फंडा बनेगा। अभी सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अभी मैं दूसरी जगह पे चल रहा हूँ। समांतर। समांतर पे कैसे होता है? देखो रेखाएं क्या कहीं पे मिल रही हैं? क्या किसी बिंदु पे मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं मिल रही। और जब रेखाएं कहीं पे नहीं मिलती तो समीकरण इसका बनता है, क्या बनता है समीकरण? a1/a2 बराबर b1/b2 के।
बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसमें क्या हल बनता है, इसमें देखो कहीं पे रेखाएं आपस में मिल रही हैं क्या, कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसका सोल्यूशन बनता है, क्या बनता है, नो सोल्यूशन, मतलब कोई भी हल नहीं। क्या नो सोल्यूशन में मैं लिखूं या नो हल लिखूं, या इसी को आपके जैसा सवाल पूछा पूछा जाएगा, लिखा जाएगा कोई हल नहीं। क्या पूछा जाएगा, कोई हल नहीं, ऐसा करके आप समझ लो, कोई हल नहीं, ये चीज समझ लो। ये कैसे किसका निकलेगा, इसका निकलेगा सेकंड वाले। अच्छा, अब थर्ड वाले पे हम आते हैं। देखो बिंदु दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, जगह जगह काट रही हैं पूरी। जब एक के ऊपर एक है तो जगह जगह पे काटेंगी, और जब जगह जगह पे काटेंगी तो क्या बनेगा, इसका बनेगा मैनी सॉल्यूशन। आप इसको लिख सकते हो मैनी सॉल्यूशन। और मैनी मीन्स क्या, बहुत सारे, मैनी मैंने क्या, बहुत सारे। तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें, बहु मतलब कई हल बनेंगे। कैसा लिखोगे, लिखोगे कई हल बनेंगे, कई हल, क्या सोल्यूशन के कई हल। और जब कई हल होगा तो समीकरण क्या बनेगा, A1/A2, सॉरी A2 लिखना है इसको, A1/A2 बराबर B1/B2 के और बराबर C1/C2 के। ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी चीजें, ये आपको समझना पड़ेगा, और इसी के बेस्ड पे हम क्या करने वाले हैं सवाल। ये अद्वितीय हल होगा तो ऐसा, जब आपके पास समांतर रेखा पूछा जाएगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर नहीं C1/C2 के। और जब कई हल होंगे रेखा एक दूसरे के ऊपर तो A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर C1/C2 के। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। अब जैसे सवाल मैं आपके पास लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने सवाल लिखा कि के किस मान के लिए, मैं सवाल आपके पास यहाँ पे आपको लिखता हूँ कि के किस मान के लिए, आ गया कि के किस मान के लिए, ध्यान देना क्या लिखा मैंने, के किस मान के लिए, किस मान के लिए रेखाएं। अब आपके पास रेखाएं आता है, रेखाएं क्या क्या रेखाएं, के एक्स प्लस का 3y बराबर 3, ठीक है, और इधर आएगा 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई बराबर, मैं इधर लिख देता हूँ क्या, 6, इधर लिख देता हूँ मैं 6, ठीक है, के एक्स प्लस 12y के वाई बराबर का 6 समांतर रेखाओं को दर्शाती है। यहाँ पे उसने बोल दिया क्या, समांतर रेखाओं को दर्शाती हैं। ध्यान दो, लिख दिया कि समांतर रेखाओं को दर्शाती हैं, समांतर रेखाओं को दर्शाती हैं, के का मुझे मान निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, माफ करना मेरे पास स्लाइड नहीं है, कोई सी ऐसी मैंने नहीं बनाया जिससे मैं आपको क्वेश्चन शो कर सकूं, लिख के ही बता सकता हूं। मैंने बोला कि वन शॉट वीडियो है, आप जब तक देख रहे हैं तब तक देखने का ट्राई कीजिए। के किस मान के लिए रेखाएं, के एक्स प्लस 3y बराबर 3 और 12x प्लस के वाई बराबर 6 समांतर रेखाओं, मतलब समांतर रेखाओं को दर्शाती हैं, समांतर रेखाओं को दर्शाती हैं। ऐसा करके मैं लिख रहा हूं, समांतर रेखाओं को दर्शाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे के का मान, अब देखो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो हम किससे किसकी तुलना करते हैं भाई साहब। पहला तो एक ये कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, रेखा समांतर का मतलब कैसा, ऐसी रेखाएं बनेंगी। और जब ऐसी रेखाएं बनेंगी तो नो हल, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो समीकरण क्या निकलता है, A1/A2 बराबर B1/B2 के, और क्या बराबर नहीं है C1/C2 के। इस समीकरण की मैं तुलना किससे करूंगा, लिखूंगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर का 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर का 0। इससे तुलना, पहले वाले का पहले से तुलना, A1 का मान है के, यहाँ पे नोट कर लो। अब देखो इसमें मुझे के का मान लिखना है, तो मैं सिंपल सा पहला और दूसरा इन दोनों को लूंगा तो मुझे के का मान यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मिल सकता है, तो केवल मैं इन दोनों को लेता हूँ। A1 का मान कितना है, देखो A1 का मान यहाँ पे क्या है के, मैंने A1 का मान लिखा के बटे के। A2 का मान कितना है, A2 का मान यहाँ पे देखो ये लिखा है 12, मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 और बराबर। ठीक है, B1 का मान कितना है भाई, B1 का मान है यहाँ पे 3 और B2 का मान कितना है, देखो B2 का मान है के। अब यहाँ से मान निकालो के का तिर्यक गुणा ऐसा, तो क्या बनेगा के स्क्वायर बराबर 12 3 36, और जब मैं के का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 6। तो के का मान क्या मेरे पास आ जाएगा 6, और 6 ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ों को समझना है यार, चीज़ें ईजी हैं, बस करना है, किसी प्रकार से करते जाओगे चीज़ें आसान होती जाएंगी। ठीक है, बिना किए चीज़ें आसान नहीं होंगी। एक चीज़ और बताता हूँ, चलो आगे चलते हैं, हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। और एक क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके पास मैं और लिख देता हूँ। यदि आपके पास लिखा हो कि के किस मान के लिए, मतलब आपके पास समीकरण लिखा हो, समीकरण लिखा हो के एक्स प्लस
4y बराबर का k माइनस का 4, और इधर लिखा हो दूसरा समीकरण लिखा हो 16x प्लस के वाई बराबर का k। इसमें निकालना हो कि समीकरण के अनंत हल हैं। क्या निकालना है? यदि समीकरण के अनंत हल हैं तो k का मान बताना है। बताओ समीकरण के अनंत हल। अब बाबू ये आपको पता है कि जब अनंत हल होता है तो रेखाएं क्या होती हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, इधर भी। तो समीकरण क्या बनता है? a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 की। ये आपका समीकरण बनता है। कुछ मत करो, जो मैंने अभी बताया उस समीकरण से तुलना करो। a1 का मान यहाँ पे लिखा है k, मैं लिखूंगा k। b2 का मान कितना है? b2 का मान है 16, मैं लिखूंगा 16। b1 का मान कितना है? b1 का मान है 4 और b2 का मान कितना है? k। यहीं से हमारे पास k का मान मिल जाएगा। बस k का k से मल्टीपल करूंगा k, और 16 चौके होता है 64। k का मान निकालूंगा, रूट लगेगा तो k का मान क्या आ जाएगा? 8। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 8 है। अब देखो जब किसी भी वैल्यू पे रूट चढ़ता है तो वो वैल्यू प्लस और माइनस में बाहर है, तो 8 काहे का होगा? प्लस का या माइनस का बाहर होगा। तो ऐसे करके क्या करना है, इसका मुझे सोल्यूशन करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, बस कोशिश ये करना है कि छोटी चीजों को ही सॉल्व कर सकें आप, है ना। चलिए और आगे मैं सवाल करता हूं। अब और आगे सवाल आपके पास, जैसे एक सवाल और मैं लिखता हूं। सवाल लिखा हो के किस मान के लिए रेखाएं, मान लीजिए के का मुझे मान ज्ञात करना है और आपके पास रेखाएं हैं। क्या रेखा है? 2x प्लस के वाई बराबर 11, एक लिखा हो 5x और माइनस का 7y बराबर का 5 समांतर है। अब आपको इसमें क्या बताना है कि रेखाएं किस मके के किस मान के लिए रेखाएं समांतर हैं। ये आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है बाबूजी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब रेखाएं ऐसी हों तो समांतर। जब समांतर होती है तो उसका क्या निकलता है? कोई सोल्यूशन नहीं निकलता भाई। क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं है इसके c1/c2 के। सिंपल सा इसमें मान रख दो, तुलना करना मैंने सिखाया है। इसे मुझे k का मान निकालना है। जब k का मान निकालना है कुछ नहीं करूंगा, a1 का मान है 2, a2 का मान यहाँ से तुलना करूंगा तो a2 का मान हो जाएगा 5 बराबर b1 का मान कितना है? देखो यहाँ से k, b1 का मान k और b2 का मान कितना है? माइनस का 7, चिन्ह सहित लेना है। गुणा करूंगा तो 7 दूना के 14, ये हो जाएगा आपके पास 14, और ये इधर जाएगा तो 5 क्या जाएगा? 5 इसके हो जाएगा बटे में। ये मैंने लिखा 5, तो k का मान मेरे पास क्या आ गया? -14/5, -14/5। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? k का ये आंसर हो जाएगा ना। और यही हमसे क्या किया गया था? पूछा गया था। ठीक है, याद रहेगा। छोटी छोटी चीजें हैं तो ये एग्जाम में आपके आने वाली हैं भाई। समांतर हो गया, लंबवत हो गया, लंबवत भी पूछेगा, और जब लंबवत पूछेगा तो हम समीकरण का कौन सा मान करेंगे। अभी देखो इसी सवाल को मैं कर देता हूं लंबवत तरीके से। यदि आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछता है, लिखता है कि 2x प्लस का के वाई बराबर का 11, और आपसे पूछता है, लिखता है कि 5x माइनस का 7y बराबर का 5। अब बताइए के किस मान के लिए रेखाएं क्या हैं? लंबवत हैं। के किस मान के लिए रेखाएं लंबवत हैं, यह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और लंबवत रेखाएं तो क्या लिखेगा? केवल एक हल, मतलब अद्वितीय हल आपसे पूछा गया है। और आपको अद्वितीय लंबवत रेखाएं मतलब ऐसा केवल एक जगह पे मिलती हैं। तो अद्वितीय हल का मैंने फार्मूला बताया, a1/a2 बराबर b1/b2 के, और बराबर नहीं है यहाँ पे हो जाता, क्या हो जाता है? बराबर नहीं है, बराबर अच्छा इधर पे करते हैं। अच्छा इसको एक बार क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा रुक जाना, एक बार इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अभी हम ठीक है, इधर पे क्या था? a1/a2 और बराबर नहीं किसके? वो c1/c2 के। अद्वितीय हल मतलब क्या? बराबर नहीं है मुझे निकालना है, और k का मान मुझे निकालना है। तो सिंपल सा a का मान रखूंगा मैं। a का मान कितना है मेरे पास? 2। a2 का मान कितना है? a2 का मान है 5। b1 का मान कितना है? k, और इसका मान है 7। फिर से वही आप कर दो, जब बराबर नहीं है, सिंपल सी चीजें है ना, बराबर नहीं तो ऐसा आपसे ये पूछेगा ही नहीं भाई साहब, है ना। मतलब याद रखना, 7 चीजों को हम ऐसे ही करेंगे। और जब अद्वितीय हल, केवल एक हल निकलेगा, केवल एक हल, क्योंकि बिंदुएं एक जगह पे ही मिल रही है ना। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा? 14, ये माइनस का 7 था शायद यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4। तो के का मान निकलेगा -14
और बटे का 7, ऐसे करके क्या निकाल देंगे हम, इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इनको ढंग से एक बार देखते रहना है और चीज़ें आप आराम से क्या कर पाओगे, कर लोगे। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। और अब क्वेश्चन आपके पास कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं में थोड़ा सा और एक्सटेंड लेवल, मतलब आप दूसरे टाइप पे चलते हैं हम। जैसे इसी में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपके पास लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10 बराबर 0 के मूल बताइए। क्या पूछा है, के मूल बताना है आपको। क्या बताना है, के मूल बताइए, मूल बताइए। अब हमको जब मूल बताना होता है, हमसे जब मूल पूछा जाता है तो हम करते क्या मेनली, आप सबसे पहले इस संख्या का क्या करते हो, गुणनखंड निकालते हो। अभी गुणनखंड निकालो, इसके बाद मैं आपको इसका इजिस्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीका गुणनखंड निकालूंगा, मतलब गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए, 7। तो 5 और 2 ही मेरे पास ऐसी संख्याएं हैं, 5x प्लस 2x और प्लस का 10 बराबर का 0। यहाँ से x कॉमन करूंगा तो आएगा x प्लस का 5 प्लस का 2 कॉमन, तो x प्लस का 5 और बराबर का 0। यहाँ से मान निकालूंगा तो एक आएगा x प्लस 5, यहाँ से निकालूंगा तो आएगा x प्लस का 2। तो इसके दो मूल कौन कौन से आएंगे, पहला मूल आएगा, यहाँ से मैं करूँगा तो x प्लस 5, ऐसा करना, देखना x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। दूसरा मूल x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब ध्यान दो, एक मूल आया मेरे पास क्या, माइनस का 2, और एक मूल क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 5। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, यही दोनों क्या हो जाएंगे मेरे मूल। जब मूल पूछा जाएगा तो बस लघुत्तम करा के x का मान निकालना है, तो ये दोनों मूल। अच्छा, क्या मैं हर सवाल को ऐसे ही करूंगा, नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। ऐसे अगर कर रहे हो तो क्या ही मतलब, एग्जाम पे क्या कर पाओगे। सिंपल याद रखो, लास्ट में क्या है 10, इस 10 का 1 से गुणा होगा, आएगा मेरे पास 10। अब इस 10 को ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि जिनका जोड़ने में 10 आए और गुणा करने में क्या है, 7 आए। इधर पे 7 लिखा है, तो पहला तो 1 और 10 होता है, 10 एकम 10, क्या 7 मिलता है, नहीं मिलता। दूसरा मैं करूं, दूसरा कौन सा होता है, एक 2 और एक क्या होता है, 5। याद रखो 5 दूना 10 और प्लस का 7, प्लस प्लस जोड़ूंगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, सिंपल से। लेकिन जब मैं मूल निकालूंगा तो इनके साइन बदल दूंगा, जो +2 है वो -2 हो जाएगा और जो +5 है वो -5। इसलिए मूल ऐसे भी आप निकाल सकते हो करके, याद रखना। ठीक है, चलो अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और आगे के सवालों को हम करने का देखते हैं एक बार। ठीक है, चलिए आगे आपके पास मैंने सवाल लिख दिया। मान लीजिए मैंने सवाल लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 56 बराबर का 0 के मूल बताइए। देखिएगा, हम एक ही सवाल करेंगे कि मूल आपको बताना है। मैंने अभी जस्ट आपको जैसा बताया आप वैसा इसको तोड़ने का एक बार ट्राई कीजिए। लिखिए 56, मेरे पास 56 है, मैंने लिखा 56। 56 को दो हिस्सों में तोड़िए। पहला पहला गुणा करने में 56 है, जोड़ने घटाने में 15 है, तो 6 पंचे 30, 6 छंगा 7 छंग 42। अब देखो सॉरी, गुण मतलब गुणा करने में मेरा कितना है, 56 है। 7 का गुणा करो, 7 अठे क्या होता है, 56 बिल्कुल होता है भैया। 7 अठे 56 और 7 7 14 15 भी, लेकिन यहाँ पे माइनस का 15 होना चाहिए, मतलब ये माइनस का होगा और ये माइनस का। तो 7 अठे 56 गुणा करने में प्लस, और क्या मेरे पास ये 15 भी जोड़ूंगा तो 15 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मुझे मूल, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब मुझे इस रूप से मूल निकालना हो तो साइन चेंज, माइनस है तो प्लस का 7 और ये 8 है तो प्लस का, टोटल मूल क्या निकलेगा, 7 और 8 इसके क्या निकल जाएंगे, 2 मूल निकल जाएंगे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें। और एक आध देख लेते हैं। जैसे आपके पास सवाल लिखा, मैंने सवाल आपके पास लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 25 बराबर 0 के मूल बताइए। आपको क्या बताना है, मूल बताना है। फिर से वही करेंगे, मैं लिखूंगा 25, 25 को दो रूपों में तोड़ो। सबसे पहला 25 को दो रूपों में तोड़ो, कौन कौन सा होता है, देखो 10 आना चाहिए माइनस का, सबसे पहले तो तोड़ो, तो 5 25 बिल्कुल, 5 और 5 गुणा करने में प्लस लेकिन जोड़ने में 10। अब 5 माइनस का 10 कब आएगा, जब ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब मुझे मूल निकालना है भाई साहब। मूल मैंने बताया है, ये बराबर का साइन नीचे की ओर मैंने लगाया है। ठीक है, तो साइन इनका चेंज, माइनस का 5 तो प्लस का 5, माइनस का 5 प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब सवालों को करो, करने का एक लॉजिक देखो, है ना, छोटा लॉजिक है और छोटे लॉजिक से हम कैसे कर पाएंगे एग्जाम पे, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट हमें कैसे करना। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। मैंने आपके पास क्वेश्चन क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस का यक्स और माइनस का 20 बराबर का 0 के मूल निकालो। अरे भाई 20 लिखा हुआ देखो,
20 लिखा है और माइनस का 20 है, वो भी ध्यान देना, माइनस का 20। तोड़ो इसको दो रूपों में, ठीक है मैं तोड़ता हूँ। एक मैंने लिखा 4, एक लिखा 5, 5 चौके 20 तो होता है, पर माइनस का 20 मुझे चाहिए, और गुणा करने पे माइनस, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो संख्या प्लस की आनी चाहिए, जब भी आप उसे जोड़ो घटाओ तो प्लस, मतलब बड़ी संख्या प्लस की ही होगी भाई, बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या माइनस की, बिल्कुल सही। अब आप इसके मूल निकाल दो, मूल माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो ये का है का माइनस का, तो दो मूल आ जाएंगे, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा माइनस का 5। तो ऐसे करके हम सारे के सारे सवाल मूल वाले तो आप एटलीस्ट कर ही लोगे। चलो अभी हम थोड़ा सा और एक्सटेंड लेवल पे चलते हैं। अब आपसे इन्हीं सवालों में आपसे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूछा जाता है, तो हम मूलों का योगफल कैसे निकालेंगे। आप याद रखो, आपके पास सवाल लिखा हो, सवाल आपके पास लिखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 20 बराबर का 0। इसमें आपसे दो चीजें पूछेगा, पहला पूछेगा मूलों का योग ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, आपसे पूछेगा मूलों का योग, मूलों का योग, और दूसरा आपसे पूछेगा मूलों का गुणन, क्या पूछेगा, मूलों का गुणनफल। पहला पूछेगा मूलों का योग, दूसरा पूछेगा मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या, गुणनफल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूलों का गुणनफल, आप समझ लेना, ठीक है। अब देखो जब भी मुझसे मूलों का योग पूछे भाई, इसको आप एक तो जैसा अभी हमने किया मूल निकाल कर सकते हैं, दोनों का योग कर दीजिए। एक और तरीका है इसको करने का, एक और तरीका है, जब भी मुझे मूलों का योग निकालना हो मैं सिंपल सा लिखूंगा, इसका फार्मूला होता है -b/a, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का फार्मूला। मूलों का जब भी आपसे गुणनफल पूछे, मूलों के गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। मान रख दीजिए आंसर, देखिए इस समीकरण में तुलना कीजिए, b का मान है 9, ये -9 बोला है, मैं लिखूंगा माइनस का 9, a का मान कितना है 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा -9। दैट्स क्लियर, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, c का मान देखो, c यहाँ पे क्या है, c है 20 बराबर, मैं लिखूंगा 20, ए कितना है, ए है 1, मैं लिखूंगा बटे का 1, और इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 20। ये देखिए मूलों का योगफल और मूलों का क्या निकल गया, गुणनफल। तो ऐसे आपको करना है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, और ऐसे सवाल भाई बहुत आते हैं। जैसे एक सवाल मैं और कर देता हूं आपके लिए, जैसे मैंने सवाल क्या लिखा, मैंने सवाल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का मैंने लिखा 20 बराबर का 0। अब मुझसे यहाँ पे क्या पूछ लिया कि मूलों का योग ज्ञात करना है, तो मूलों के योग का फार्मूला आपको पता है -b/a, और मूलों के गुणनफल का c/a। तो मूलों के योग का फार्मूला -b/a है, -b रखो, ये लिखा मैंने 9, माइनस का 9, a का मान है 1, मतलब इसका आंसर क्या, -9। बात खत्म। अभी जो किया वही सवाल आ गया क्या, फिर भी ट्राई करते हैं। c का मान इधर पे 20 और रखेंगे 1, मतलब क्या, ये देखो 20, ये आ गया मूलों का योगफल, ये आ गया मूलों का गुणनफल। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, बस थोड़ा सा समझ के करना है, ठीक है। चलो अभी हम आगे सवाल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे चलते हैं। अब आपसे कैसा सवाल पूछेगा, मान लीजिए आपसे सवाल पूछा, मान लीजिए पूछ लिया कि समीकरण के मूल लिखे हैं, क्या लिखे हैं, समीकरण के मूल आपके पास लिखे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन पे क्या पूछ लिया कि समीकरण के मूल, क्या, समीकरण के मूल आपके पास लिखे हैं, एक मूल है -2 और एक मूल है क्या, 9, एक मूल -2 और एक मूल है 9। तो वह समीकरण बताइए, क्या, वह समीकरण मुझे बताना है, ठीक है, वह समीकरण बताइए। ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल है, समीकरण के मूल एक -2 है, एक 8 है, मुझे समीकरण बताना है भाई। कुछ मत कीजिए, दिमाग पे जोर मत डालिए, ध्यान से सुनिए। इसका एक निकालने का ट्रिक होता है, आपने पढ़ा होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस सिंपल सा। यहाँ पे अल्फा पहली वैल्यू होती है अल्फा, -2 दूसरी वैल्यू होती है बीटा, बस इसमें मान रख दीजिए और आंसर निकालिए। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है प्लस का 9, मैं करूँगा फिर इधर करूँगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब -2 और गुणा क्या करूँगा 9, मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे करूँगा x² माइनस, ध्यान दीजिए 9 और 2 प्लस माइनस माइनस होगा, पर प्लस का साइन क्या आएगा, मेरे पास आएगा 7, इधर मैं लिख देता हूँ x, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, आएगा माइनस और 9 दूना 18, बस इसको ओपन कर दीजिए भाई, ओपन करूंगा तो लिखूंगा x² माइनस का 7x और माइनस का 18, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा समीकरण। और ये आपसे एग्जाम पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है। तो चिल रहो और सवालों को बढ़िया से करने का ट्राई करो। सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, मतलब डुएबल क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आप कर पाओगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को देख के ना, मतलब ऐसा मत सोचो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, साला आपसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा, ये चीज सोचा करो, ठीक है। चलो अब मैं और एक क्वेश्चन पे चलता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिख दिया, मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का के बराबर 0 लिखा है। एक मूल इसने आपको दे दिया, एक मूल इसने आपको दे दिया, ध्यान से समझिएगा। एक मूल उसने आपको दे दिया क्या, 2। एक मूल दे दिया 2, तो के का मान आपसे पूछ लिया। चलिए बताइए, एक मूल जब लिख दिया 2 तो के का मान, भाई जब ऐसा लिखा हो तो जो मूल आपके पास लिखा है ना, उस मूल को मात्र समीकरण पे पुट कर दीजिए, बस जहां जहां पे एक्स है पुट कर दीजिए। लिखिए, मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस का 5 2 और प्लस का के बराबर का 0। 2 दूनी 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस के और बराबर का 0। देखिए 10 और 6 को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 6 और प्लस का के है ना, ठीक है, करो कोई दिक्कत नहीं। प्लस का के बराबर 0, के को यहीं रखो, 6 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, के का मान क्या आ जाएगा 6। और यही आपसे क्वेश्चन पे क्या किया गया था, पूछा गया था। हो गया ना, हो गया सिंपल। अच्छा एक और सवाल करते हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन से मतलब कंफ्यूजन हो। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और क्वेश्चन है प्लस का 15 बराबर 0। एक मूल आपके पास लिखा, एक मूल उसने आपको लिख दिया। कौन सा मूल लिख दिया उसने आपके पास, एक मूल लिख दिया 3। एक मूल लिख दिया 3, तो आपसे क्या पूछ दिया कि, फिर से वही करेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 तिकाई 9 माइनस के एक्स करेंगे तो 3 के और प्लस का 15, इधर प्लस है, प्लस का 15 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, देखो ये 15 प्लस और ये तो 9, 15 10 25 होता है, ये आ जाएगा 24। 24 बराबर का, इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा 3 के, 3 से कटेगा 3 से देगा 3 8 24, 8 बराबर का के। ये लो के का मान मेरा मिल गया, है ना। छोटे छोटे सवाल हैं, सिंपल सिंपल से सवाल हैं, बस डरना नहीं है। अच्छा अब यदि दोनों मूल आपके पास हो, क्या दोनों मूल, अभी अभी जस्ट हमने किया, दोनों मूल वाला हम कर चुके हैं ना। एक और करते हैं, मान लीजिए समीकरण के मूल लिखे हों, 2 मूल आपके पास लिखे हों और दोनों मूल हो, एक मूल माइनस का 2, अच्छा ये कर चुका हमने शायद, है ना। एक माइनस 2 एक 9 है, तो समीकरण बताइए कि समीकरण अभी आपने इसका पढ़ा होता है एक्स स्क्वायर माइनस, याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इस समीकरण में पहला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा, इस समीकरण में पुट कर दो। लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 प्लस का 9 और इधर करूंगा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 और माइनस का क्या 9, गुणा कीजिए। यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 9 और 2 क्या हो जाएगा, घटेगा तो 7, इधर माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 बाहर तो माइनस का ये, और 9 दूना 18 माइनस का 18, ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका समीकरण, ठीक है। ऐसे करके सवालों को समझो यार, सवालों को जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे ना, सवाल उतना बेहतरीन आप कर पाओगे। यदि नहीं समझोगे तो सवालों को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। अभी चलो और जैसे और सवाल मैं बोल देता हूं आपसे। यदि मैंने आपसे सवाल बोल दिया, चलो देखो सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 के शून्यकों का योग। अब आपसे यहाँ पे बोल दिया कि शून्यकों का योग ज्ञात करो। अरे भाई शून्यकों का योग आपसे पूछा है, मतलब ये समीकरण, शून्यक मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, वही योग जो आप करते आ रहे हो। योग का फार्मूला आप क्या लिखते आ रहे हो बताओ, माइनस बी बट्टे का ए, बी का मान 5 माइनस का 5 और बटे का ए 1, इसका आंसर क्या माइनस का 5। अगर इसी का क्या पूछे आपसे, गुणनफल पूछे, क्या पूछे आपसे, शून्यकों का गुणनफल पूछे, कुछ मत करना, लिखना सी बट्टे ए, सी का मान है 6, ए का मान है 1, आंसर क्या आ जाएगा 6, है ना। ऐसे करके सारे के सारे सवालों को आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब आपसे कुछ भी पूछे, शून्यकों का योग पूछे, शून्यकों का गुणनफल पूछे, आप सब का सब कर सकते हो, ठीक है। तो आराम से करना। अच्छा एक और सवाल हम कर लेते हैं। यदि आपके पास क्या लिखा हो, ध्यान से समझना, यदि आपके पास लिखा हो कि शून्यकों का योग, आपके पास शून्यकों का योग लिख दिया है 7 और शून्यकों का गुणनफल आपसे लिख दिया, क्या शून्यकों का गुणनफल भी आपके पास उसने लिख दिया, क्या लिख दिया, शून्यकों का गुणनफल लिख दिया 10। तो आपसे क्या पूछ लिया भाई साहब, उसने आपसे पूछ लिया कि समीकरण बताओ बेटा, समीकरण। अरे भैया ये तो छोटी सी चीज है, हमने अभी भी जस्ट पढ़ा कि समीकरण कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, आपने पढ़ा, बस मान रख दो। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, योग कितना लिखा है, योग 7 लिखा है, मैं लिखूंगा 7x
और प्लस गुणनफल कितना लिखा है 10, ये लिख दूंगा 10, ये बन जाएगा आपका समीकरण। और यही आपसे पूछा गया था। बताओ घबराने वाली चीज है क्या ऐसे सवालों में है? बताओ ना भाई, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसे सवालों पे घबराने की जरूरत है हमको? तनिक भी नहीं है, तनिक भी नहीं है घबराने की जरूरत। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप कर सकते हो और सब कर लोगे। चलो अब हम आगे पहुंचते हैं। सवालों की बेहतरीन सी सीरीज है मेरे पास, एकदम मतलब गजब सीरीज है। और वन शॉट वीडियो मैंने बोला है तो हाँ यस, ये वन शॉट ही वीडियो है, आपके लिए एक चमत्कारी वीडियो साबित होने वाली है। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। आपने बहुत पढ़ा होगा, पर एक बार मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा चतुर्थांश। क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है चतुर्थांश। क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है चतुर्थांश। अब मैं चतुर्थांश को आपको बहुत शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। आपसे बिंदु पूछा जाएगा। क्या बिंदु पूछा जाएगा? -2 5 0 4। आपसे पूछा जाएगा 4 5 0। आपसे -5 और -2 6 और -8। बताइए ये किस चतुर्थांश में है? तो देखो, इनको कोई याद करने वाली चीज नहीं है ये कि आप इनको याद करो। नॉर्मल सा एक प्लस का साइन बनाओ इधर। ये मैंने एक प्लस का साइन बनाया। एक होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष। ये समझो कि ये इधर से गया, इधर से गया, इधर से ये इधर मुड़ा। तो ये दोनों रेखाओं को आप याद रखो, जिनको मैं गाढ़ी कर देता हूँ। ये लो, इनको मैंने ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, इनको मैंने ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। ये दो रेखाओं को याद करो कि ये ऑलवेज प्लस में रहेगा। कैसा रहेगा? ये इधर साइड से जब चलना शुरू किया तो ये वाला प्लस में रहेगा, मतलब ये मूल बिंदु इधर होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक आपने पढ़ा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ये कई बार पूछा गया है। तो इधर रेखा बनेगी 1 2 3 4। मान लीजिए इधर बनेगी 1 2 3 4। इधर बनेगी 1 2 3 4। इधर बनेगी 1 2 3 4। बस याद रखो कि इधर वाली जो रेखा बनेगी 1 2 3 4 हो गया। इधर बनेगी 1 2 3 4। सबका नाम लिख देता हूं मैं, 1 2 3 और 4। इधर बनेगी 1 2 3 और 4। याद रखो एक्स अक्ष का ये एच और ये एच, ये दोनों हमेशा प्लस में होंगे, मतलब इनके दोनों के मान ऑलवेज प्लस। ये सभी मान जो हैं ये प्लस में रहेंगे इधर। अब इसके बाद इस अक्ष को जब मूल बिंदु से आगे बढ़ाया गया तो ये वाला मान हो जाएगा काहे का? माइनस का। ऑलवेज मुझे एक्स अक्ष का पहले लिखना है। वाई अक्ष का इधर देखो, इधर वाला ये प्लस ही है ना, इधर वाला ये प्लस ही है, इसलिए दूसरा चतुर्थांश। अच्छा, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या इसे बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये चीज आप याद रखो। तो ये प्लस, ये प्लस। अब हमने एक्स को जब इधर बढ़ाया तो एक्स हो जाता है माइनस का, लेकिन वाई तो प्लस का है। बिल्कुल सही। अब इधर आते हैं, y को हमने नीचे बढ़ाया तो अब y का मान जो ज्यादा बढ़ा वो माइनस का हो, जो ज्यादा बढ़ा वो ऑलवेज माइनस का, ये माइनस के रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये x और ये y, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, मतलब इसके निर्देशांक माइनस माइनस। चतुर्थ में चलो, ये वाला x का पहले लो, तो x का बढ़ा हुआ मान काहे का है? प्लस का है, मतलब x का ये पहले स्टार्टिंग किया था तो x प्लस का, और ये वाला मान काहे का? माइनस का। तो ये निकलते हैं चतुर्थांश, पूरे के पूरे चतुर्थांश हमारे पास निकलते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि -2 -5 और 2, देखो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होते हैं? ये होते हैं दूसरा। इसका आंसर दूसरा चतुर्थांश। मैं 0 और 4 पे चलता हूं, मैं 0 और 4 पे यदि चलता हूं, 0 यदि 4 पे चल, देखो पहला 0 का मान मेरे पास, x का मान 0 है, y का मान मेरा 4 है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यह केवल किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, यह होगा अक्ष में। अक्ष में क्यों होगा? कारण अक्ष में इसलिए होगा क्योंकि x का मान यहाँ पे 0 है और ये केवल अक्ष पे है। किस अक्ष पे है? ये होगा y अक्ष पे, ये किसी चतुर्थांश पे नहीं, y अक्ष पे। यदि a का मान 0 है और 1 का मान है तो वो अक्ष पे होता है। यहाँ पे x का मान है, y का मान नहीं। ये किस अक्ष पे होगा? ये होगा x अक्ष पे। ऐसे करना है। ये माइनस माइनस, देखो तीसरे चतुर्थांश में दोनों होते हैं माइनस, ये किस चतुर्थांश में होगा? थर्ड चतुर्थांश में। ये देखो प्लस, ये माइनस, तो प्लस और माइनस किस में होते हैं? चौथे में। ये हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में। ऐसे करके आपको याद करना है और ये आपसे पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश में है ना? तो आपको याद रखना है। चलो एक चीज मैंने अभी बताया, थोड़ा सा विस्तार से आपको समझा देता हूं। मान लो आपसे क्वेश्चन पे क्या पूछा जाता है, मतलब अभी भी मैंने बताया कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक एक्स निर्देशांक क्या होता है। अगर कोई रेखा है, मान लो अगर कोई रेखा है वो y अक्ष पर स्थित है, कोई रेखा है
वो वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका याद रखो, यदि वाई अक्ष पर है तो उसका एक्स का मान ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई रेखा है जो एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का उसका मान क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ये चीज आपको याद रखना है और ये एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग क्या करना, याद करना भाई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज आता है, छोटी चीज, कि भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है। मान लीजिए मैं कोई सवाल लिख देता हूं, मैंने लिख दिया कि किसी बिंदु, मान लीजिए किसी बिंदु का भुज, मान लीजिए कि किसी बिंदु का भुज क्या है, 5 है, और मैंने कोटि लिख दिया, कोटि कितनी है, मान लीजिए कोटि लिख दिया मैंने -7, ठीक है। तो भुज एक्स मतलब भुज 5 और कोटि माइनस का क्या 7। बाबूजी ये कुछ नहीं है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि वह क्या है। मतलब भुज 5 है, कोटि अगर -7 है तो ये क्या है। अरे भाई भुज होता है एक्स का मान और कोटि होता है वाई का मान। मतलब ये क्या है, ये 5 और -7 है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये इसने आपको दर्शाया कि ये क्या है, तो 5 और ये मतलब भुज और कोटि को हम एक्स और वाई ऐसे रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये चीज आपको क्या करना है, समझना है। चलिए अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। जैसे आपसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, आपके पास उसने बिंदु लिख दिया, कैसा बिंदु लिख दिया, आपके पास उसने एक बिंदु लिख दिया कि एक बिंदु है 0 0 और एक बिंदु आपके पास है क्या 3 4। तो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, बीच की दूरी। मैं सारे के सारे मिक्स करा रहा हूं, चैप्टर मैं ध्यान नहीं दे रहा कि कौन सा चैप्टर, बस आप समझो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। के बीच की दूरी क्या है, के बीच की दूरी है, अब आपको दूरी बताना है। याद रखो ये ऐसी आपके पास एक रेखा है जहां पे ये और ये कोई बिंदु है, ये है 0 0 और ये क्या है, ये बिंदु है 3 और 4, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब मुझे जब जब भी बीच की दूरी निकालना हो, क्या मुझे जब भी बीच की दूरी निकालना हो, मैं कुछ नहीं करूंगा बाबू, इस सर्कल को रूट लगाऊंगा, लिखूंगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। सिंपल सा, बस x का मान रखो, याद रखो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये क्या होता है y2। ये आपको याद रखना है, सवाल को आप करो। चलो x2 का मान देखो 3 है, मैंने यहाँ पे रूट लगाया और मैं ये रूट लगाया, x2 का मान मैंने लिखा 3 माइनस x का मान क्या है 0 और मैंने लगाया रूट और प्लस y2 का मान देखो, y2 का मान है 4, मैंने लिखा 4, x1 का y1 का मान है 0, मैंने लिखा रूट और ये बर। अब आप देखो 4 में से 0 घटाओ, इधर पे करता हूं मैं, ठीक है, इधर पे करता हूं, ध्यान से समझना। 4 पे आप 3 से 0 को घटाओ, 3 ही आएगा और 3 का वर्ग करूंगा, 3 तिका क्या हो जाएगा 9, इधर करूंगा 4 चौके 16 और ये क्या है, ये सब रूट में है, तो 16 और 9 करूंगा तो क्या आ जाएगा रूट का 25 और रूट के 25 को बाहर करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ये आपसे पूछा जाएगा कि दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। बाबू आप इन सवालों को फोड़ डालोगे एग्जाम में, है ना। सारे के सारे सवाल डुएबल हैं, सारे के सारे सवाल आप बेहतरीन कर सकते हो, है ना, और अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हो। ये समझो बीच की दूरी आएगी, मैं एक और बिंदु लिख देता हूं, मैंने लिखा -1, एक लिखा मैंने -1, एक बिंदु लिखा मैंने 2 और एक बिंदु लिखा 3। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अरे यार अभी तो मैंने बताया ये होता है x1 का मान, ये होता है x1 का, ये होता है y1 का, ये किसका होता है x2 का और ये किसका y2 का। ये होते हैं मान आपके पास, और जब ये मान होते हैं तो क्या हम नहीं कर पाएंगे, अरे महाराज क्यों नहीं कर पाएंगे। जब भी आपसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो दूरी का फार्मूला, दूरी का मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया क्या करते हैं, और फार्मूलों को बार बार लिखा करो, ठीक है। लिखूंगा क्या, लिखूंगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, बस इसमें मान रखो। आ जाओ मान रखते हैं, हम मान रखते हैं, रूट लगाते हैं। x2 का मान कितना है, इधर पे 2, तो मैं लिखूंगा इधर पे 2 माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस ये प्लस और ये करूंगा वर्ग प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 3, y1 का मान माइनस का 1 है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 हल करो, 2 1 3, 3 का वर्ग करूंगा 3 तिकाई 9 और 3 1 4, 4 चौके 16, इनका रूट लगाऊंगा, जोड़ूंगा तो क्या आएगा रूट का 25 और सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5, मेरा क्या आ जाएगा एग्जैक्ट निकल के मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको बनना चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास क्या पूछता है, मध्य बिंदु क्या है, बिंदु लिखा हो, मान लीजिए आपके पास बिंदु लिखा हो, बिंदु लिखा हो, आपके पास लिखा हो 2 और क्या लिखा हो 4, आपके पास लिखा हो 2 और 4 लिखा हो, एक बिंदु आपके पास लिखा हो 6 और 8, तो आपको मध्य बिंदु बताना हो। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य बिंदु बताइए, तो मध्य बिंदु हम कैसे करेंगे,
भाई मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने अभी आपको क्या बताया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब मध्य बिंदु आपसे पूछा, मान लो ये रेखा है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इसका निर्देशांक ये है, इसका निर्देशांक ये है, ऐसा करके, ठीक है। अब मध्य बिंदु आपसे पूछा है, कुछ मत करो, जब भी आपसे मध्य बिंदु पूछा जाए, यहाँ पे नोट करो, लिखो मध्य बिंदु। जब भी आपसे मध्य बिंदु पूछा जाए, कुछ मत करो, लिखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ पे करो y1 प्लस y2 अपॉन का 2, मान रखो आंसर ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 का मान रखो यहाँ पे 2, x2 का मान रखो 6 बटे का लिखो 2, प्लस y1 का मान लिखो 4, y2 का मान लिखो 8 और बटे का 2। सॉल्व करो, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 और 2 8, 2 से भाग दूंगा तो आएगा 4, यहाँ पे करूंगा तो 8 4 12, 2 से भाग दूंगा तो 6। ये आ गया मेरा 4 और 6 मेरा क्या बिंदु आ गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो ऐसे आप सवालों को कर पाओगे, ठीक है। तो इन सवालों को करने का एक बार ट्राई किया करो, ठीक है। जब ट्राई करोगे तो सारे सवाल आपसे बनेंगे। अच्छा, मध्य बिंदु के निर्देशांक अब आप कर लोगे, ट्राई करना, मध्य बिंदु के निर्देशांक आप बहुत शानदार कर पाओगे और बिल्कुल कर पाओगे। अब यदि आपके पास सवाल क्या आ जाए, यदि बिंदु आपके पास लिखे हो, क्या यदि आपके पास बिंदु लिखा हो a0 लिखा हो, a0 लिखा हो तथा एक बिंदु लिखा हो 0 और 0 के बीच की दूरी आपके पास लिखी हो, के बीच की दूरी, समझना, के बीच की दूरी, क्या के बीच की दूरी आपके पास लिखी हो और बीच की दूरी आपके पास लिखी हो क्या 7, तो आपसे किसका मान पूछा हो, आपसे पूछ ले कि ए का मान बताओ। ये लो ए का मान बताओ भाई। अरे भाई बीच की दूरी का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, दूरी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, बस इसमें पुट कर दो। लिखो x2 का मान कितना है 0, तो 0 x2 माइनस x1 और x1 कितना है a, मैं लिखूंगा a का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, ये लिखा मैंने 0 0 और ये करूंगा बस, और बीच की दूरी मेरे पास क्या लिख के आ गई है 7, बस इसको सॉल्व कर दो। ये लिखूंगा 7 बराबर, देखो ये पूरा 0 बचेगा a केवल, और a का मैं वर्ग करूंगा तो a का वर्ग क्या होगा a ही रहेगा। अब ये वर्ग है, इस पे रूट लगेगा, जब रूट लगेगा तो ये क्या निकल के आएगा a बराबर प्लस माइनस के साथ। मैंने बोला जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलती है वो प्लस या माइनस में निकलती है, तो मान क्या जाएगा, a का मान क्या निकल के आ जाएगा 7, प्लस और माइनस 7 निकल के आ जाएगा। सिंपल सा है ना। तो इन बिंदुओं को क्या करना है, आपको करना है भाई, है ना। सारे के सारे सवाल आप कर पाएंगे यार, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब कुछ करना संभव है, बस डरना नहीं है चीज़ों से, सब कुछ कर पाएंगे। चलिए आइए कुछ सवाल हम और करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई बिंदु लिखा हो, बिंदु आपके पास लिखा हो, मैं क्वेश्चन को आपके इधर पे लिखता हूँ। मैंने लिखा बिंदु P, ध्यान से समझना, मैंने लिखा बिंदु P, ए के निर्देशांक लिखे हूँ 1 2 तथा 1 2 तथा आपके पास लिखा हो 7 और 8, ये बिंदु हैं को 1:2 के अनुपात में क्या करता है, ये आंतरिक रूप से विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो मुझे P के निर्देशांक, मतलब P का x निर्देशांक बताओ, P का x निर्देशांक मुझसे पूछ ले, या फिर P के मुझसे x y दोनों निर्देशांक मुझसे पूछ ले। मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनो कि A कोई रेखा है, B कोई रेखा है, मैं इसको ध्यान से एक बार आपको समझा देता हूं, फिर मैं सॉल्व करता हूं। एक ये रेखा बन गई, ठीक है, ध्यान समझना, इधर पे कोई एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक हैं 1 और 2, इधर पे कोई रेखा है B जिसके निर्देशांक हैं 7 और क्या 8। अब यहाँ पे ये इसने रेखा को 1 और 2 के अनुपात में तोड़ा, मतलब इधर 1 और इधर 2। तो मुझे क्या बताना है, मुझे इस बिंदु के निर्देशांक बताना है, मतलब x और y बताना है, लेकिन इसमें आपसे केवल x निर्देशांक पूछा है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और एक चीज समझना है कि ये ऑलवेज होता है m का मान, और ये ऑलवेज होता है किसका मान, n का मान, बस इतना ही करना है। मुझसे x निर्देशांक पूछा है, मैं लिखूंगा x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन का क्या m प्लस n, बस इतना ही करना है। m प्लस n मान रख दो और क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा मैं इसमें मान रखता हूँ, m का मान कितना है 1 है, 1 रखूंगा, x2 का मान कितना है, ये x1 y1, x2 का मान ये है, x2 का मान क्या रखूंगा, x2 का मान क्या रखूंगा, लिखूंगा 7 और प्लस n का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 1 और बटे m प्लस 1, मतलब 1 और 2 लिख दूंगा 3। इसको सॉल्व करो भाई, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के मेरा आएगा
7 एकम 7 और प्लस 2 एकम 2 ही आएगा ना, और बटे का 3, तो 7 2 9 बटे 3 करूंगा तो 3 तिका 9, मतलब एक्स निर्देशांक क्या निकल के आ गया मेरे पास, एक्स निर्देशांक निकल के आ गया 3। अभी आपसे एक्स का पूछा था, एक्स का मान आ गया। अच्छा, अगर इसी सवाल में मुझसे वाई का पूछे तो मैं क्या करूंगा बताओ। यदि मुझसे इसी सवाल में किसका पूछता है, वाई का पूछता है, मैं एक बार इरेजर लेके इसे सबको साफ साफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको वाई का बताता हूँ, ठीक है। ये चीज आपने कर लिया है। वाई का यदि आता है तो वाई का आप कैसे करेंगे, ध्यान से उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, वाई का हम करते हैं एक बार, वाई निर्देशांक आप कर लो एक बार, फिर बस, है ना। वाई निर्देशांक, अच्छा मैं वाई निर्देशांक कैसे निकालूंगा, अभी मैंने एक्स निकाला ना, ये कितना था निर्देशांक, इसका 1 और 2 था, इसको लिख लेना 1 और ये 2 है, ठीक है। 1 और 2 है, इसको जरूर लिख लेना एक बार। इधर इसका निर्देशांक 1 था और इसका क्या था, 2 था, ऐसा करके, ठीक है। और ये इसके निर्देशांक क्या थे, 7 और 8 थे, है ना। बस इसको करना है मुझे, इसको करना है। देखो मैं वाई का अभी एक्स का निकाला मैंने, सेम वाई का निकालूंगा, लिखूंगा y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस का n। बस इसमें से क्या रखना, मान रखना है मुझे। m बराबर कितना है मेरे पास 1, y2 का मान कितना है 8, और प्लस n का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 2, y1 का मान 2 और इसका y2 का, ठीक। अब इधर पे m प्लस n रखूंगा तो 2 1 3, तो क्या निकल के आएगा 8 एकम 8 प्लस 2 दूना 4 और 3, तो 8 4 12, 12 को मैं 3 से काटूंगा तो 3 चौके 12, ये y निर्देशांक निकल के आ गया 3। और एक्स वाई दोनों पूछता तो एक्स निकला था 3, वाई निकला था 4, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या निकल जाएंगे 3 और 4। बस ऐसे करके हमको इसको सवाल को कर लेना है। छोटे छोटे सवाल हैं यार, सारे के सारे सवाल आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ कर पाओगे। बस अपना एक जो डेडिकेशन है ना वो सही से रखना है ना, अगर वही नहीं कर पाओगे ना तो सवाल नहीं कर पाओगे, है ना। चिल होके करो, सारे के सारे सवालों को आप कर पाओगे, और कोशिश करना, ट्राई करने का कर ही लोगे, ठीक है। अभी और क्वेश्चन है, हम और क्वेश्चन इसके करने का ट्राई करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।